दिल्ली से आपका रिश्ता कितना पुराना है? क्या आपने अपना बचपन भी यहीं गुजारा? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। तो हम 17वीं शताब्दी से दिल्ली में हैं। 1600 समथिंग से। तो हम तो जैसे दिल्ली वाले कहते हैं, हम दिल्ली के रोड़े हैं। दिल्ली में अगर 5 जगहें देखनी हो किसी को, देखिए, अब उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां मैं बचपन में जाया करता था, वो नहीं बची हैं। कौन सी जगह है जहाँ के लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं भैया? मतलब ये लाल फीता शाही क्यों है, इनको खोलो। भूल भुलैया एक बिल्डिंग है महरौली में, जो असल में अदम खां का मकबरा है। वो कमाल की आर्किटेक्चरल इनोवेशन है, वो दिखाते। लाल किले के अंदर वो है, हमाम है, उसकी बनाई हुई, औरंगज़ेब की बनाई हुई मस्जिद है, शीश महल है। इंटरनेट पे सीधे आपका परिचय देता है, ही इज ओरल हिस्टोरियन। देखिए, वो असल में एक तो मीडिया का प्रॉब्लम ये है कि शायद उनको जो उनके सुपीरियर्स हैं उनको उनके सामने जस्टिफाई करना पड़ता है। दिल्ली के बारे में लिखा है कि बहुत सारी जुबान, बहुत सारी भाषाओं ने यहाँ से उड़ान भरी। अकेले हिंदुस्तान में को तकरीबन 4000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। जो कम शब्द है, मैंने कहा कम उम्र में, बताया कम जी, शब्द जी। है, वो भी हिंदी का शब्द नहीं है। नहीं। इसी से वर्ड कमसिन बनता है, जो हाँ, कम उम्र हाँ, का है। हाँ, सबसे हाँ, कमसिन हाँ, संगीतकार या कमसिन खिलाड़ी। ये जो ऑर्गेनिकली ग्रोन जंगल हैं, इनकी जगह एक कॉस्मेटिकल मोनोकल्चर प्लांटेशन लाने की जो चीज़ है, नेचुरल फॉरेस्ट को सिविलाइज और जेंट्रीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर खरगोश हैं, यहाँ हेज हॉग्स हैं, सेही है, नेवले हैं, सांप हैं। इनको कहीं रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? नमस्कार, मैं हूं हृदय जोशी। इको एंड एनर्जी टॉक के इस बहुत ही खास एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड इसलिए बहुत खास है क्योंकि ये हमारा ऑफबीट एपिसोड है और इसे आप ऑफबीट प्लेलिस्ट में देखेंगे, जहां हम क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, साइंस के बारे में डायरेक्ट बात नहीं करते, बल्कि उसका दायरा बढ़ाते हैं किसी एक खास हस्ती के साथ मिलकर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान हैं, सोहेल हाशमी साहब। अब उनका परिचय मैं कैसे कराऊं? कई वर्षों से मैं सोहेल हाशमी साहब को से बात करने की सोच रहा था, यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में, कई जगह सोशल मीडिया पे उनके वीडियो बिखरे पड़े हैं और अलग अलग विषयों पर अलग अलग लोगों से बात करते हुए सोहेल हाशमी साहब मौजूद हैं। तो अब उनसे बात करते समय जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो मेरी सबसे बड़ी चुनौती है कि मैं उनका परिचय कैसे दूँ, क्योंकि उनके कई परिचय हैं। वो इतिहास की गहरी समझ रखते हैं। इंटरनेट पर आप उन्हें खोजेंगे तो ओरल हिस्टोरियन के नाम से आपको पाएंगे। तो ओरल हिस्टोरियन क्या है और क्यों उनको ओरल हिस्टोरियन कहा जाता है, उनका इस पर क्या है, ये भी उनसे सुनेंगे। दूसरा, वो हेरिटेज वॉक एक्सपर्ट हैं, मतलब हेरिटेज के एक्सपर्ट हैं और उनके कई वॉक्स हैं, खासतौर से दिल्ली और आगरा के मामले में तो मैंने सुना है आपके मुंह से, और भी जगह होंगी जहां आप ले जाते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बातचीत के लिए वक्त देने का। सोहेल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दिल्ली से आपका रिश्ता, मेरे को बड़ी ये सवाल बड़ा उत्सुकता से मैं लेके आया हूँ। मैंने आपको जितनी बार बोला दिल्ली के बारे में, आप जिस अधिकार के साथ बोलते हैं, दिल्ली से आपका रिश्ता कितना पुराना है? क्या आपने अपना बचपन भी यहीं गुजारा? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि दिल्ली को। देखिए, मैं तो दिल्ली में पैदा हुआ, मेरे पिताजी दिल्ली में पैदा हुए, मेरे दादा दिल्ली में पैदा हुए, मेरे परदादा दिल्ली में पैदा हुए। और अगर फैमिली ट्रेडिशन को माना जाए तो हम 17वीं शताब्दी से दिल्ली में हैं, 1600 समथिंग से। जब आगरा से राजधानी शिफ्ट हुई है दिल्ली में, शाहजहाँ के वक्त में। और अगर आप दरियागंज से निकलें लाल किले की तरफ, तो दरियागंज से निकलते ही लेफ्ट हैंड पे वो भंडारी होम्योपैथिक है जी। उसके बाद वो सड़क है जो जामा मस्जिद जाती है, उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क है। तो यहाँ भंडारी होम्योपैथिक जहाँ पर है, यहाँ कश्मीरी कटरा था, यहाँ मेरे परदादा का जन्म हुआ था। ओके। तो हम तो जैसे दिल्ली वाले कहते हैं, हम दिल्ली के रोड़े हैं। वो कंकड़ पत्थर हैं जिनसे दिल्ली बनी है। लेकिन आपने तो दिल्ली का रोड़ा अपने को बताया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप हेरिटेज वॉक करवाते हैं, कम से कम आपके मुंह से मैंने दिल्ली और आगरा के बारे में सुना है। दिल्ली में अगर 5 जगहें देखनी हो किसी को,
क्योंकि दिल्ली का आजकल के लिहाज से मैं पर्यावरण कवर करता हूँ, ऐसी तस्वीर बनी हुई है कि दिल्ली तो गैस चैम्बर है और दिल्ली में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं ही दिल्ली में कैमरा लेके घूमता रहता हूँ, तो दिल्ली इतनी बुरी भी नहीं है। ये ठीक है कि पर्यावरण प्रदूषण कम होना चाहिए, पर दिल्ली में 5 जगहें कौन सी हैं जो आप कहेंगे, जो लोग दिल्ली नहीं आए हैं या जो हमारे जैसे लोग हैं कई बार यहाँ रह के भी नहीं देखते, जहाँ ज़रूर जाना चाहिए? देखिए, अब उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ मैं बचपन में जाया करता था, वो नहीं बची हैं। उसको भी बताइए। तो लेकिन जो बची हैं, हाँ। उसमें कुतुब मीनार और उसके पीछे जो पूरा खंडरों का इलाका है, जिसे महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क कहते हैं, तो वो एक इलाका है। तुगलकाबाद का किला और आदिलाबाद का किला, और इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी लेक हुआ करती थी, जिसमें अब सिर्फ बरसात में एक छोटा सा पोखर बच जाता है। तो वो दूसरी जगह है। हुमायूं का मकबरा तीसरी जगह है। पुराना किला चौथी जगह है। और फिर पूरा का पूरा शाहजहानाबाद है। शाहजहानाबाद मतलब पुरानी दिल्ली पूरी की पूरी। तो लिविंग हेरिटेज है वो जगह। जो हम उसको जितनी तेज़ी से बर्बाद कर रहे हैं वो अलग मसला है। उस पर तो मैं अलग से आपसे बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके इंटरव्यूज़ को ही सुनकर, आपको पढ़कर मैं पहुँचा, आपने इस बात पर भी थोड़ा सा अफसोस जाहिर किया है कि कई चीज़ों को बेवजह बंद करके रखा गया है, उसको लोगों को देखने के लिए खोला जाना चाहिए। उस पर क्या जानकारी हमें मिल सकती है कि कौन सी जगह है जहाँ के लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं, भैया मतलब ये लाल फीता शाही क्यों है, इनको खोलो? भूल भुलैया एक बिल्डिंग है महरौली में, जो असल में अदम खां का मकबरा है। अच्छा। तो उसमें हम लोग ऊपर चढ़ गए थे और वो कमाल की जगह है। ये किस सन की बात रही होगी? कितने साल पहले रफली? 60 के आसपास की। मैं 50 में पैदा हुआ हूँ, तो ये मेरा ख्याल है 57-58 होगी। 6-7 साल का हूँगा मैं। तो उसका बहुत बड़ा डोम है और उनको ये ख़तरा था बनाने वालों को कि डोम गिर जाएगा। तो डोम के बाहर उन्होंने बटरेसेस बनाई थी डोम का वेट शिफ्ट करने के लिए। अब बन तो गई वो, डोम तो रुक गया, लेकिन बाहर से बहुत भद्दा लगता था, तो उसके चारों तरफ उन्होंने एक दीवार बना के उसे ढक दिया। अब इसकी वजह से वहाँ एक पतली सी गैलरी बन गई। उस गैलरी में आप घुस गए और आप घूमते रहते थे। जब आप लौट के आते थे तो आपको नीचे जाने का रास्ता नहीं मिलता था, क्योंकि वो स्पाइरल था। अब आप बाहर आ गए, आपको रोशनी दिख रही है, सूर्य आसमान दिख रहा है, पर नीचे आपको, आप एक कदम नीचे लिया तो आप गिर पड़ेंगे। तो वो बहुत ध्यान से, जहाँ पे आप बाहर निकलते थे उसी वक्त एक छोटा सा संकरा सा रास्ता था, अगर उसमें आप राइट मुड़ गए तो आप एंट्री गेट पे पहुँच जाते। तो वो लोग मिस कर जाते थे, भटका करते थे वहाँ पे। मैं खो गया था, बाकी सब लोग आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। बड़ी देर रोया हूँगा मैं। फिर किसी ने देखा कि वो बच्चा कहाँ गया, तो मेरे चाचा ढूंढते हुए आए और उन्होंने मुझे बाहर निकाला। तो वो इतनी फैसिनेटिंग जगह है। मैं अगर ASI में कोई मेरी सुनता तो मैं उसका टिकट लगा देता और वहाँ ट्रेंड गाइड रखता, और हर 1 घंटे के बाद 20, 25, 30 लोगों को लेके 2 गाइड, एक आगे एक पीछे, उनको ऊपर लेके जाते। वो कमाल की आर्किटेक्चरल इनोवेशन है वो दिखाते, और फिर नीचे लेके आ जाते, फिर लेके जाते। और मैंने, एक डायरेक्टर जनरल थे ASI के, उनसे मेरी कुछ जान पहचान थी। मैंने कहा कि सर आप इस पर टिकट क्यों नहीं लगा देते? इतना पैसा आएगा कि आप इस बिल्डिंग के लिए एक अलग स्टाफ रख पाएंगे जी। और ऐसे ही पुराने किले में जो शेरशाह सूरी की मस्जिद है, उसकी जो पश्चिमी दीवार है वो डबल है। उसके बीच में कॉरिडोर है, उसमें हैंगिंग बालकनीज हैं। ऐसी ही जमाली कमाली की मस्जिद है। लाल किले के अंदर वो है, हमाम है, उसकी बनाई हुई, औरंगज़ेब की बनाई हुई मस्जिद है।
शीश महल है, शाहजहां का बेडरूम है, ख्वाबगाह, तस्बीह खाना है, वो भी सब इन सब पे ताले पड़े हुए हैं। जबकि बड़ी आसानी से ये हो सकता है कि लाल किला देखने का एक टिकट है, ये जो क्लोज मॉन्यूमेंट्स हैं इनको देखने का अलग टिकट है। जिसको देखना है वो एक्स्ट्रा टिकट देगा और वहाँ पे ट्रेंड गाइड ही आपको लेके जाएंगे, लिमिटेड नंबर को लेके जाएंगे और वहाँ पे आप एक रास्ता बना देंगे लकड़ी का या बहुत मोटे कालीन का, जिसके ऊपर आप चलेंगे, उसके नीचे दाएं बाएं आप नहीं जा सकते, ताकि ज़मीन पर, हमाम में तो इतनी खूबसूरत पच्चीकारी है, प्रेशस स्टोन्स हैं मार्बल के, पूरे फ्लोर के, पूरा फ्लोर मार्बल का है, उसमें प्रेशस स्टोन्स है, जैसी ताज में है ऐसी पच्चीकारी पूरे हमाम के अंदर है। क्योंकि हमाम में पानी गिरता है तो कालीन तो आप बिछा नहीं सकते, तो वहाँ उन्होंने सारे फ्लोर को कालीन बना दिया। इतना खूबसूरत है, वो दिखाना चाहिए। एंड वी कैन चार्ज अ सेपरेट टिकट फॉर इट। But a normal person like me, we can't even. No, you can't go there. You can't go there. आपको स्पेशल परमिशन डायरेक्टर जनरल से लेनी पड़ेगी, तब आप देख सकते हैं, और वो आसानी से नहीं मिलती है। अच्छा, क्योंकि अगर हमने आज खोल दिया तो 50-60 हज़ार टूरिस्ट रोज़ आता है, वो रोज़ उसमें जाएंगे, घूमेंगे, तो वो तो सारा फर्ज घिस जाएगा। अच्छा, फिर हम लोग, हमारी आदत भी है, बहुत खूबसूरत उसका वो प्लास्टर, बहुत खूबसूरत लाइमस्टोन प्लास्टर की दीवारें हैं, उसमें हम अपना नाम खरीद देंगे। हाँ, वो तो बीमारी है। तो उसको संभाल के रखना ज़रूरी है जी। जैसे हम ताजमहल में कर रहे हैं जी, ऐसे हम इन तमाम जगहों पे क्यों नहीं कर सकते। और उससे, और इस पे सब पे अलग अलग टिकट रखी है। ताजमहल में है ना, ताजमहल की एंट्री का एक टिकट है, चबूतरे तक जाने का दूसरा टिकट है, अंदर जाने का तीसरा टिकट है। अगर वहाँ कर सकते हैं तो सारी बाकी तमाम जगह क्यों नहीं कर सकते। जहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह हैं वो किसके लिए बंद करके रखी हैं। ये तो हमारी धरोहर है ना। दिल्ली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, उनको पूछने से पहले मैं आपसे जुड़ा एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो ओरल हिस्टोरियन वाली बात, तो ये ओरल हिस्टोरियन वाला, क्योंकि वो इंटरनेट पे सीधे आपका परिचय देता है, ही इज ओरल हिस्टोरियन। देखिए, वो असल में एक तो मीडिया का प्रॉब्लम ये है कि शायद उनको, जो उनके सुपीरियर्स हैं, उनको उनके सामने जस्टिफाई करना पड़ता है कि इस आदमी पे आप क्यों लिख रहे हैं, हाँ, इनका इंटरव्यू क्यों चल रहा है भाई, तो वो उनको एक टाइटल दे देते। अब मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, बिल्डिंगों के बारे में बताना ये हिस्टोरियन नहीं है। हिस्टोरियन के और बहुत सारे काम होते हैं, और वो हिस्ट्री पढ़ता है, वो पास्ट को, अतीत को समझता है, और अतीत के बारे में जो भी कहीं कुछ लिखा हुआ है वो सही है या गलत, इसको जांचने के लिए उस काल की और 15 किताबें पढ़ता है, टेक्स्ट पढ़ता है, अभिलेख ढूंढता है, उससे फिर वो बनाता है कि शायद ऐसा हुआ होगा। आपने कभी किसी हिस्टोरियन को ही कहते हुए नहीं सुना कि ये हुआ, वो ये कहते हैं संभवतः ये हुआ होगा। तो अब मैं तो लोगों को बिल्डिंगें दिखाता हूँ दिल्ली की, और उसमें जो आर्किटेक्चर के बारे में जो मैं समझता हूँ वो समझाता हूँ, उससे जुड़ी हुई कहानियाँ जिनमें कुछ हिस्टोरिकल हैं और कुछ ऐसी ही लोगों की फैलाई हुई हैं, कतई बेबुनियाद। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनाने के बाद सबके हाथ कटवा दिए थे, तो इस तरह की बेबुनियाद बातें मैं उनको बताता हूँ कि देखिए ये हो नहीं सकता, ये इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। या ये कि फला चीज़ 6 लाख साल पहले बनी थी, तो मैं कहता हूँ कि देखिए, पत्थर काटने की टेक्नोलॉजी जब तक नहीं आई थी, जब तक हमारे पास कार्बन स्टील नहीं था, और कार्बन स्टील दुनिया भर में लगभग 6000 साल पहले विकसित हुआ। तो पत्थर काटने की हमारे पास औजार ही नहीं थे आज से 6000 साल पहले, 6-6.5 साल पहले। तो उससे पहले पत्थर काट के कुछ नहीं बन सकता। अजंता गौतम बुद्ध के समय, अशोक के समय, तो अशोक का क्या समय है, 3rd सेंचुरी BC, राइट, तो 2300 साल पहले, आज से 2300 साल पहले। तो
ये मैं कनेक्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ जी। कि बहुत सारी, और अब उन्होंने मुझे ओरल हिस्टोरियन कहना शुरू कर दिया है, उनकी मेहरबानी है। तो मैं तो ना हिस्टोरियन, हाँ बातें मैं करना जानता हूँ, हाँ। तो संक्षेप वो में तो ओरली होती। संक्षेप में एक चीज़ में बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को पता है कि सोहेल हाशमी साहब जो हैं वो हेरिटेज वॉक करवाते हैं, या जो भी आप उसका नाम देते हैं, लोगों जी, को आप जी। दिखाते हैं जगह। ये साल में कब होते हैं? दिल्ली, आगरा में शायद 2 जगह आप कम से कम करवाते हैं। और इसको अगर कोई करना चाहे तो वो क्या करे? मतलब कोई वेबसाइट है आपकी जहाँ पर वो बुकिंग हाँ, पहले तो मैं उसे फेसबुक पे किया करता था, जी। अब मैंने इंस्टा पर पोस्ट करना शुरू किया है। ये असल में इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मैं एक बच्चों का क्रिएटिव एक्टिविटी सेंटर चलाता था, अच्छा। और बच्चे स्कूल के बाद हमारे पास आते थे, तो मैं उस सेंटर को चलाया करता था। हमारे एक दोस्त हैं राहुल भंडारे, तो उनके फादर बहुत वेल नोन सुप्रीम कोर्ट लॉयर थे, और राज्यसभा के मेंबर भी रहे, और उड़ीसा के गवर्नर भी थे। तो उनके बड़े बेटे के साथ, उनका एक बेटा एक बेटी है, तो बेटे से मेरी मुलाकात हो गई थी, और शुभा मुदगल जी के ज़रिए उनसे मुलाकात हुई थी। वो ये सेंटर शुरू करना चाहते थे, बातचीत हुई, कुछ हिसाब बैठ गया, तो उन्होंने कहा कि अब चलाइए इसको। फिर वो सेंटर विकसित किया। तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो बच्चे दिल्ली में आजकल स्कूलों में जा रहे हैं, वो सुबह स्कूल चले जाते हैं, शाम को दोपहर के बाद लौट के आ जाते हैं, फिर घर में बैठे रहते हैं। बाहर जाके खेलने की जगह नहीं है, पेरेंट्स दोनों काम करते हैं। गर्मी की छुट्टियों में, अब दिल्ली तो वैसे भी रहने के काबिल नहीं रहता है, बहुत गर्मी हो जाती है, बाग वाग सारे उजड़ गए हैं। तो अब वो अगर माँ बाप के पास पैसा है तो वो बैंकॉक चले जाते हैं, हांगकांग चले जाते हैं, सिंगापुर चले जाते हैं। माँ बाप के पास पैसा नहीं है या छुट्टी नहीं मिली तो वो ननिहाल चले जाते हैं, ददियाल चले जाते हैं। दिल्ली में बड़े हो रहे हैं, दिल्ली के बारे में कुछ नहीं पता है। तो मैंने उनके साथ ये वॉक्स शुरू की थी बच्चों के लिए जी। डिस्कवर दिल्ली। ओके, वहाँ से तो वो फिर बच्चों ने जाके अपने पेरेंट्स को बताया, तो पेरेंट्स आ गए, हमारे हमें भी दिखाइए। तो इस तरह ये शुरू हुआ, फैल गया। तो अब वो सेंटर 4-4.5 साल चला और फिर बंद हो गया। तो लेकिन ये मेरी वॉक्स वहाँ शुरू हो गई थी जी। ये लिए शायद आप अप्रैल से मार्च तक, यानी सॉरी अक्टूबर से मार्च तक अक्टूबर से मार्च तक मैं करता हूँ। राइट। और दिल्ली के अलावा कुछ दोस्त मिल गए जो इसी खुराफात में लगे रहते हैं। तो उनके साथ हम लोगों को हफ्ते भर के लिए भोपाल ले जाते हैं। अच्छा। और भोपाल के आसपास सांची और भीमबेटका और उदयगिरी केव्स और सतधारा, तो 5 से 7 दिन हम भोपाल में लगाते हैं। 5 से 7 दिन हम मांडू और महेश्वर ले जाते हैं। अच्छा, मांडू भी जाते हैं? वाह। हाँ, 5 से 7 दिन हम ग्वालियर, दतिया और ओरछा करते हैं। वाह। और हर साल सितंबर के बाद किसी भी वक्त 8 से 10 दिन के लिए लद्दाख जाते हैं। क्या बात है। चलो, मेरे को इस बात का थोड़ा इत्मीनान हो रहा है कि एक पत्रकार होने के नाते में बहुत सारी जगहों में कम से कम गया हूँ, लेकिन ये जितनी जगहों के आपने नाम लिए, ये वाह कहने वाली जगह है। जगह तो कोई भी सुंदर होती है। कुछ आर्टिकल मैंने पढ़े जिन्हें यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा भी किया जा रहा है आपके साथ। सोहेल हाशमी साहब के आर्टिकल जो लिखे हुए उनके, दिल्ली के बारे में लिखा है कि बहुत सारी ज़ुबान, बहुत सारी भाषाओं ने यहाँ से उड़ान भरी, और उसमें जिक्र होता है हिंदवी का, और फिर वो दक्षिणी का, फिर वापस आती है वो अलग रूप में, और कहीं फिर रेखता का भी जिक्र होता है। आज एक ऐसे वक्त में जब भाषा की शुद्धता के बहाने उसको बड़ा ही संकीर्ण किया जा रहा है, ये मेरा अपना सोचना हो सकता है, लेकिन भाषा को लेकर अलग अलग तरीके की हम बातें सुनते हैं, और भाषा संप्रेषण का और कम्युनिकेशन का एक बड़ा माध्यम है। तो ऐसे में ये कहानी जो आपने लिखी या जो बताया आपने, इसको थोड़ा समझाइए कि क्या समझ होनी चाहिए लैंग्वेज के लिए दिल्ली के मामले में, जो आपने बताया कैसे बदला दिल्ली। देखिए, वो ये भाषा का जो मामला है वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। राइट। तो दुनिया भर में लोग रहते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। अकेले हिंदुस्तान में को तकरीबन 4000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। राइट। और वो भाषाएं हैं, बोलियां नहीं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं।
जिनके अपने व्याकरण हैं, जिनका अपनी अपना लिपियां हैं। बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी लिपियां नहीं हैं। और इन सब में लगातार आदान प्रदान होता है। और शुद्धता का जो मामला है वो बड़ा गड़बड़ मामला है, क्योंकि शुद्धता की तलाश में हम कई बार जो कुछ हमारे पास है उसको शुद्ध करने के चक्कर में हम बहुत कुछ खो देते हैं। तो और भाषाओं का आप ये समझ लीजिए, अगर मतलब हमको तो 200 साल अंग्रेज़ों ने ग़ुलाम रखा जी। लेकिन अंग्रेज़ी भाषा को अगर आप लें जी। तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी मिसाल दे के इस बात को समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारे यहाँ तीर और कमान का लगातार जिक्र होता है। और जब युद्ध होता था, जो सबसे अच्छा तीर चलाने वाला होता था, ये उस वक्त की बात है जब बारूद और गोले नहीं आए थे, तो हमले में सबसे आगे जो तीर चलाने वाले होते थे वो सबसे आगे हमला करते थे। और उनके पीछे हाथी पे बैठे हुए लोग भाले वाले लिए हुए वगैरह, स्पीयर्स लिए हुए, घोड़ों के ऊपर, रथों के ऊपर, घोड़ा गाड़ियों में। तो जब युद्ध शुरू होता था तो जो सबसे अच्छा धनुर्धर होता था वो कमान उठा के और तीर खींचता था, और उसके बारे में कहा जाता था उसने युद्ध की कमान संभाल ली। जिसने युद्ध की कमान संभाली होती थी वो कमानदार कहलाता था, जिससे अंग्रेजी का लफ्ज़ कमांडर बना है। और कमान हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, फारसी से आया है, और तीर भी फारसी भाषा का शब्द। तो कितने शब्द हैं हमारी जो रोज़मर्रा की भाषा है। रोज़मर्रा मैंने कहा ये फारसी का लफ्ज़ है। तराजू फारसी का लफ्ज़ है, वज़न फारसी का लफ्ज़ है, गज़ फारसी का लफ्ज़ है, कमीज़ पुर्तगाल से आया है, शमीज़ जो औरतें अपने कपड़ों के नीचे पहनती हैं वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो पाजामा अफ़गानिस्तान का शब्द है, अफ़गानिस्तान से आया, और पख्तून या पश्तो का शब्द है। पाजामा पैर में पहनने वाला कपड़ा। शलवार अफ़गानिस्तान से आई। वो पूरे सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में वो लोग बहुत लंबा सा एक वो पहनते हैं, लबादा, आस्तीनें होती हैं सामने, जिससे बाद में विकसित होके अचकन और शेरवानी बनी है। इसको फारसी में पैराहन कहते हैं। हाँ, पैराहन, वो कालिद के शेर में भी आता है वो। जी जी। उस पैराहन की परिवर्तित शक्ल फिरन है, जो कश्मीरी पहनते हैं। तो भाषा में शब्द इस तरीके से आते हैं, लिबास ऐसे आते हैं, खाने ऐसे आते हैं, लोग मिक्स होते हैं। वो जब जाते हैं तो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? सिर्फ अपना खाना और भाषा। और जहाँ के रहते हैं वहाँ के भोजन से और वहाँ के कपड़ों से वो चीज़ें मिक्स होती हैं और कुछ और नया बनता है, और भाषा भी ऐसे मिक्स होती है। एक बड़ा उदाहरण जोरदार है जो मैं अक्सर लोगों को देता हूँ, और मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत कम उम्र में मुझे पता चल गया था ये, कि जो कम शब्द है, मैंने कहा कम उम्र में, पता कम शब्द है, वो भी हिंदी का शब्द नहीं है। नहीं। इसी से वर्ड कमसिन बनता है, जो कम उम्र का है। सबसे कमसिन संगीतकार या कमसिन खिलाड़ी, कमसिन, कम उम्र, बिल्कुल हिंदी की सगी संतान लगता है वो देखने में। लेकिन अगर अंग्रेजी क्या इसलिए नहीं बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, या जितनी वो फैल पाई, एक तो उन्होंने शासन किया, वो एक अलग बात है, परंतु वो बहुत मेहमान नवाज भी है दूसरी भाषाओं के लिए। जितनी भाषाओं, जैसे आपने कहा कमान, ये आज मैंने पता चला मुझे ये पता था कि जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ के नाम पे जो जगरनॉट वर्ड है वहाँ से आता है। लेकिन आपने जो कमानदार कहा, मेरे अभी ध्यान आया, कमानदार से कमांडर बना। जी 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 जी। हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा जो हमारे साथी। अब आप ये देखिए ना कि फारसी में फौज को सिपाह कहते हैं। ओके। सिपाह से सिपाही बना,
सिपाही से सिपॉय बना, ओके। इंग्लिश भाषा का शब्द है। तो ऐसे कितने शब्द हैं, कितने शब्द हैं। और ये सिर्फ इस जहाँ पे हम बैठे हैं उत्तर भारत का ये क्षेत्र, यहीं की बात नहीं है। वो एक साहब थे महाराष्ट्र में, जो सावरकर के गुरु थे, और उनकी जो राजनीतिक जो झुकाव था वो वैसा ही था, उनसे ही सावरकर का ये राजनीतिक झुकाव आया। तो उन्होंने ये मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया कि मराठी ज़बान से सारे एलियन शब्द, बाहर के शब्द निकाल दिए जाएं, शुद्ध मराठी की पहचान की जाए। लगभग 20 साल उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया और अंत में उस निष्कर्ष पे पहुँचे कि जब मराठी से सारे दूसरी भाषाओं के शब्द निकाल दिए जाते हैं तो मराठी नहीं बचती। और ये दुनिया की सारी भाषाओं के साथ है। और जबकि मराठी हिंदी के मुकाबले तो पुरानी लैंग्वेज है कई की, लेकिन उसमें भी लगातार, जैसे अरबी में एक वर्ड है बैजा, बैजा कहते हैं, बैज जो ओवल फेस होता है उसे बैजवी चेहरा कहते हैं। ओके। और इलेक्ट्रिकल, हाँ वो ओवल शेप जो है। और बैजा अरबी में अंडे को कहते हैं और अंडा सफ़ेद होता है, तो इसलिए सफ़ेद को भी बैजा कहते हैं। और महाराष्ट्र में अंडे के लिए एक शब्द बैदा भी है। ओके। तो इस तरह से, या वो कहते हैं कि वो बड़ी गर्दी हो गई, मराठी में एक एक्सप्रेशन है, गर्दी हो गई। गर्दी क्या है? गर्द कहते हैं धूल को जी। जब फौज हमला करती है तो धूल मिट्टी उड़ती है। तो कहीं किसी जगह पे बहुत मार कटाई हो गई, भीड़ हो गई, दंगा हो गया, बर्बादी हो गई, उसे कहते हैं गर्दी हो गई। तो इस तरीके से शब्द आते हैं, बनते हैं और भाषाओं का हिस्सा हो जाते हैं। अगर आप अपनी भाषा से दूसरी भाषाओं के शब्द निकालना शुरू करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपकी भाषा में कब कहाँ से कौन सा शब्द आया है, एक तो ये पहचानना बड़ा मुश्किल है। और जब आप सबको निकाल देंगे तो फिर क्या बचेगा? जैसे आपकी भाषा से दूसरी भाषाओं में शब्द गए हैं, ऐसे दूसरी भाषाओं से आपके यहाँ शब्द आए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हम दूसरों को दे सकते हैं, हम लेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज में लेन देन के बिना तो थोड़ा सा मैं स्पेसिफिकली हम आगे बढ़ने से पहले इस पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हिंदवी, माफ़ कीजिए, हाँ, हिंदवी का जो आपने कहा दक्कन में जाना और वापस आना, ये जो किस्सा है इसको थोड़ा समझाएं। ये क्या एक डेवलपमेंट था लैंग्वेज का जिसके बारे में आपने? देखिए, एक तो जिस ज़बान को अमीर खुसरो के वक्त में जी हिंदवी कहा गया, उसको ज़बान देहली भी कहा जाता था। ओके। और ये जो ज़बान थी, ये असल में दिल्ली और दिल्ली के आसपास हरियाणा, पश्चिमी यूपी, ये जो इलाका है दिल्ली के आसपास का, यहाँ पर जो बोली पहले से बोली जाती थी उसमें हरियाणवी का पुट था, उसमें ब्रज का पुट था, क्योंकि एक तरफ हमारे हरियाणा है, दूसरी तरफ ब्रज है। और यहाँ से लोग आया करते थे, जाया करते थे, पंजाब से लोग आते थे, यहाँ बसते थे। तो वो प्रोफेसर इरफान हबीब ने कहीं जिक्र किया है कि 13वीं सेंचुरी में उन्होंने दिल्ली में पंजाबी भाषा के जो शब्द इस्तेमाल हो रहे थे उनमें से कुछ उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। तो ये सब जो दिल्ली में ज़बान बोली जाती थी वो 10वीं शताब्दी से तो सर्टेनली, जब अफ़गानिस्तान से और ईरान और तुर्की से लोग आके यहाँ बसने शुरू हुए तो उनकी भाषा यहाँ पहुँची, लेकिन उससे पहले भी आसपास की तो भाषाएं मिक्स हो रही थी। तो ये दिल्ली में जो ज़बान उस वक्त बोली जाती थी उसका नाम देहलवी, ज़बान देहली या हिंदवी रख दिया गया। ये ज़बान दिल्ली में बोली जाती थी अमीर खुसरो के वक्त में। और इसमें
तुर्की और पर्शियन भाषाओं के शब्द मिक्स हो रहे थे। तो और किस तरीके से मिक्स हो रहे थे? फिरोज तुगलक जो अमीर खुसरो के कुछ समय बाद आए, फिरोज तुगलक गद्दी पे आए, ने गद्दी संभाली है 1351 में। अमीर खुसरो 1325 में उनका देहांत हुआ। अमीर खुसरो का, निज़ामुद्दीन का, ग़ियासुद्दीन तुगलक का, तीनों 1325 में मरे। तो 1325 से 1351, 25 साल बाद फिरोज तुगलक ने कुतुब मीनार की मुरम्मत करवाई। उसके ऊपर की जो मंजिल है उसके ऊपर बिजली गिरी थी 2 बार, वो डैमेज हो गई थी, उसको उन्होंने रिप्लेस करवाया। तो अब वहाँ पे 5 मंजिल है, ओरिजिनली 4 मंजिल थी। ऊपर की 2 मंजिलों में संगमरमर लगा हुआ है, नीचे की 3 मंजिलों में नहीं है, वो फिरोज तुगलक ने लगवाया। तो एक किताब है, मेरा ख्याल है पुष्पा गुप्ता नाम है शायद उनका, मुमकिन है मुझे नाम सही याद नहीं हो, PhD है उनकी, दिल्ली सल्तनत में के समय में जो संस्कृत के शिलालेख मिले हैं, राइट, उन पे उनकी PhD थीसिस। तो जब कुतुब मीनार की मुरम्मत हो रही है तो उसमें खिड़कियां हैं ना, बड़ी पतली पतली संकरी खिड़कियां हैं रोशनी आने के लिए। उसमें एक की एक खिड़की का एक जो पत्थर का स्लैब था, शिला, वो टूट गई थी। उसे एक कारीगर ने रिप्लेस किया। वो कारीगर पढ़ा लिखा था और कारीगर पत्थरों पे अपना साइन छोड़ा करते थे, क्योंकि उनको जब प्रोडक्शन की साइकिल ख़त्म होती थी 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में, तो गिना जाता था किसने कितने पत्थर तैयार किए, उस हिसाब से उसे पेमेंट होती थी। तो लोग कुछ ना कुछ साइन छोड़ा करते थे, जो हर एक का अपना यूनिक साइन होता था। जो पढ़े लिखे थे वो अपना नाम या उसके कुछ अक्षर लिख देते थे। ये काफ़ी पढ़ा लिखा था, उसने अपना पूरा नाम उसमें कार्व किया है, उस वक्त की जो लिपि थी, और उसके साथ उसने अपना प्रोफेशन भी लिखा है कि वो क्या है। और उसने अपने प्रोफेशन के लिए फ़ारसी की टर्म इस्तेमाल की है, संग तराश। मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा, मान लेते हैं कि राम कुमार था, राम कुमार संग तराश। संग तराश मतलब पत्थर तराशने वाला। ये 14वीं सदी का स्टोन मेसन अपने आप को संग तराश की तरह से आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इस तरीके से ज़बानें मिक्स होती हैं। ये सब ज़बान, ये दिल्ली में ज़बान मिक्स हो रही थी। अलाउद्दीन खिलजी ने, जो अमीर खुसरो के और निज़ामुद्दीन के कॉन्टेम्परेरी थे, उन्होंने गुजरात कॉन्कर किया और अपने कुछ कमांडर्स उन्होंने गुजरात में एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी के लिए भेजे। वो पहले दिल्ली में रहते थे। वो अपनी जो घर में जो उनके साथ जो काम किया करते थे, उनके घर का जो भी स्टाफ था, उसको वो साथ ले गए। उनके साथ दिल्ली की ज़बान गुजरात पहुंच गई। इन कारीगरों के साथ रसोइया था, जो भी था, साइस था, जो भी दूसरे, वो उनके साथ वहाँ गए, वहाँ बस गए, इनकी ज़बान वहाँ पहुँची। 13वीं शताब्दी के बाद गुजरात में सूफ़ी पहुँचे 13वीं शताब्दी में, और उनमें कई ने उस भाषा में कविता की जो गुजराती और दिल्ली की ज़बान से मिक्स होने वाली एक नई ज़बान बनी थी, जो गुजरी कहलाती थी। उसमें उन्होंने अपनी कविता की है। उसमें फ़ारसी के भी शब्द हैं, गुजराती के भी शब्द हैं। और उसके बाद वहाँ पर जो भी अहमद शाही सल्तनत बनी, उन्होंने एक्सपेंड किया और उन्होंने आज का जो प्रेजेंट महाराष्ट्र का उत्तरी भाग है और कुछ हिस्सा आज के आंध्रा का, इसमें वो लोग फैल गए। इससे बाद में जो वहाँ की बाहमनी किंगडम थी वो स्थापित हुई। वो उसके शासक मुसलमान थे बाहमनी किंगडम के, लेकिन जो पहला बादशाह था उसने अपनी सल्तनत का नाम बाहमनी किंगडम रखा। बाहमन ब्राह्मण की बिगड़ी हुई फॉर्म है जी। और वो उसके
उसके जो क्लोज के लोग थे, जो किसी ने उसको, या कोई संत था जिसने उसको आशीर्वाद दिया था, जिसके नाम से प्रेरित होकर उसने बामन शाह उसका नाम रखा है, मैंने सुना है। उस किंगडम के अलग अलग टुकड़े हो गए बाद में, और 5 अलग अलग रियासतें बनी, जिसमें गोलकुंडा था, बीजापुर था, बीदर था, ये 4-5 वहाँ बनी। हैदराबाद गोलकुंडा का हिस्सा है। ये ज़बान जो हिंदवी से गुजरी बन गई थी, वो वहाँ पहुँची। इस सफ़र में उसने मराठी और तेलुगु के शब्द लिए, और फिर वो कर्नाटक तक में फैल गई, और इस पूरे इलाके में ये ज़बान जो धीरे धीरे कई 100 साल में विकसित हुई, वो दक्कनी के नाम से मशहूर हुई। ओके। वो दक्कन का इलाका था, और जिसको आज हम उर्दू कहते हैं, इसमें जितनी भी मशहूर पोएटिक फॉर्म्स हैं, वो सब की सब पहले दक्कनी में उनमें कविता हुई। ओके। गज़ल, मरसिया, कसीदा, ये सारी जो फॉर्म्स थी, इनमें दक्कनी में पहले कविता हुई। दिल्ली में फ़ारसी का राज था। ओके। वो जो ग़ुलाम वंश था, उस वक्त से लेके और मुग़लों तक कोर्ट की लैंग्वेज पर्शियन रही। मुग़लों की अपनी ज़बान पर्शियन नहीं है, वो तो तुर्की बोलने वाले थे। लेकिन क्योंकि यहाँ की इस्टेब्लिश लैंग्वेज पर्शियन थी, तो वो अपने घर में तुर्की बोलते थे। बाबर की सारी शायरी टर्किश में है, लेकिन कोर्ट की सारी लैंग्वेज जो थी वो पर्शियन हो गई। तो उन्होंने एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। हाँ, यहाँ के कोर्ट का ट्रेडिशन था, पर्शियन में हो रहा था, तो और वो भी धीरे धीरे पर्शियन इन्फ्लुएंस में आना शुरू हुए, और ख़ास तौर से हुमायूं के बाद तो पर्शियन का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया था। क्योंकि जब हिंदुस्तान से वो हार के भागा था शेर शाह सूरी से, तो ईरान के बादशाह ने उसकी मदद की थी, उसकी मदद से वो लौट के आया और उसने दिल्ली को दोबारा फतेह किया। उसके साथ बहुत सारे पर्शियन बोलने वाले स्कॉलर्स आए, तो वो पर्शियन और वो ट्रेडिशन, तो ये भाषा का जो आपने बताया है, ये पर्शियन ट्रेडिशन भाषा का एक पूरा एक चक्र है कि यहाँ से वो कहाँ जाती है, फिर लौट के आती है, और ऐसे अपने आप को समृद्ध करती है। जी, तो कोर्ट की लैंग्वेज पर्शियन है, और यहाँ जितने बड़े शायर हैं उस वक्त के, दिल्ली के 17वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी में, वो सब पर्शियन में शायरी कर रहे हैं। और पर्शियन के इतने बड़े शायर थे, हालांकि ईरान के लोग उनको नहीं मानते थे कोई 30-40 साल पहले तक, पर फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 18वीं सदी में जो फ़ारसी ज़बान की सबसे बेहतरीन शायरी हो रही है, वो हिंदुस्तान में हो रही है, ईरान से बेहतर। उसको सबके हिंदी कहते हैं, द इंडियन स्टाइल ऑफ पोइट्री। तो कोर्ट में ये चल रही है, और वली दक्कनी जो औरंगज़ेब के कॉन्टेम्पररी हैं जी, उनकी शायरी दिल्ली पहुंचती है, राइट, और उसको नाम दिया जाता है रेख्ता। ओके। रेख्ता का मतलब है मिली जुली ज़बान। हाँ, थोड़ा उसका डेरोगेटरी कनोटेशन है कि ये अशुद्ध है। जैसे संस्कृत के मुकाबले में लोक भाषाओं को अपभ्रंश कहा जाता था, बिगड़ी हुई ज़बानें। हिंदी में एक वर्ड है तद्भव उनके लिए। हाँ, बिगड़ी हुई ज़बानें। बिल्कुल। तो ये फ़ारसी और रेख्ता के बारे में ये रिश्ता था, और कोई नहीं समझता था कि इस भाषा में, रेख्ता में, कोई वज़नदार बात कही जा सकती है। पर वली दक्कनी की पोइट्री यहाँ पहुँची, और पहुँचते ही लोगों ने कहा, अरे इस ज़बान में तो कमाल हो सकता है। तो वो लोग जो फ़ारसी में शायरी कर रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे रेख्ता में शिफ्ट करना शुरू किया। ओके। और बाद में रेख्ता में, उसी ज़बान में प्रोज़ भी लिखा जाने लगा। प्रोज़ की जो भाषा थी वो हिंदी कहलाती थी, पोइट्री की भाषा रेख्ता कहलाती थी। ओके। हाँ, और दोनों की दोनों पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। तो इस हद तक कि जब गालिब बहुत ख़त लिखते थे, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो लेटर्स गालिब के
तो उनके एक शागिर्द ने उन तमाम लोगों को ख़त लिखा जिनको गालिब ख़त लिखा करते थे कि गालिब के जो ख़त आपने अगर कुछ महफूज करके रखे हैं तो या तो वो ख़त मुझे भेज दीजिए या उनकी कॉपी करके मुझे भेज दीजिए, मैं इनको कलेक्ट करके छपवाना चाहता हूँ। तो सब लोगों ने वो ख़त शेयर किए, कुछ ने ओरिजिनल भेज दिए कि भाई वापस कर देना, कुछ ने कॉपी करवा के भेज दिए। वो कलेक्शन छपा, उस कलेक्शन का नाम था ऊद हिंदी, हिंदी की खुशबू। और ये पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। क्या हुआ? हिंदी नागरी भाषा में लिखी जाएगी, नागरी लिपि में लिखी जाएगी और उर्दू पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाएगी। ये खेल तो कलकत्ते में बिल्कुल फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ। जब तक ये बात है 1850 के आसपास की, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 1825, जिसमें भाषा को बांट दिया गया उनकी लिपि और लिपि के आधार पे ये किया गया, और एक को हिंदुओं की ज़बान और एक को मुसलमानों की ज़बान किया गया। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ है जी, दुनिया में ये कहीं नहीं हुआ है। पंजाबी सिखों की ज़बान नहीं है। पंजाब के हिंदू, पंजाब के सिख, पंजाब के मुसलमान, पंजाब के ईसाई और पंजाब के नॉन बिलीवर्स, सबकी यही भाषा है। पंजाब में जो रहते हैं उनकी ज़बान पंजाबी है। हाँ, बंगाली बंगाल के हिंदुओं की ज़बान नहीं है। बंगाली मुसलमान भी बंगाली बांग्ला बोलते हैं, बंगाली क्रिश्चियन भी वही ज़बान बोलते हैं। तमिलनाडु में भी यही होता है जी, गुजरात में भी यही होता है, दुनिया पर भरी यही होता है। मैं एक छोटे से प्रांत से कुमाऊं से आता हूँ जी, और जी। कुमाऊं में मुस्लिम ऐसा कहते हैं कि बाबर के आने से पहले से वहाँ आजकल वहाँ माहौल आप देखते हैं बहुत खराब हुआ है, राइट। और मैं एक कुमाऊनी परिवार से हूँ और वहाँ हमने बचपन में मुस्लिम लोगों में हमें तो भेद ही पता नहीं होता, वो इतनी फ्लुएंट कुमाऊनी बोलते हैं पहाड़ में रहने, उनकी ज़बान है, वो वहीं रहते हैं, चारों ओर कुमाऊनी बोलने वाले लोग थे। अब तो मैं अब इस पर एक थोड़ा गंभीर प्रश्न पे आते हैं, हम दिल्ली पर वापस लौटते हैं जी। सर, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, और ये इस इंटरव्यू की आत्मा है ये सवाल, हमने दिल्ली को बदलते हुए देखा है और दिल्ली दो तरीके से बदल रही है। एक तो दिल्ली में निर्माण हो रहा है, दूसरा दिल्ली के नाम बदले जा रहे हैं सड़कों की जगहों के, तीसरा दिल्ली के जंगलों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश हो रही है कुछ थीम्स पार्क या वाटिकाएं बना के। ये जो कॉम्बिनेशन है, 2-3 थिंग्स, दे आर लीडिंग टू अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, environmentally also, culturally also and historically also. Do you agree with this? एब्सोल्युटली। देखिए, एक तो बिल्डिंगें बनाने से शहर नहीं बनते। बिल्डिंगें आप बना के खड़ी कर दीजिए। अंग्रेज़ों ने नई दिल्ली बनाई, नई दिल्ली में शहर होने की क्या चीज़ है? शहर के लिए ज़रूरी है कि वो कुछ किसी चीज़ का उत्पादन करे, वहाँ पर उसके अपने क्राफ्ट हों, अपने आर्टिजन्स हों, अपनी भाषा हो, अपना संगीत हो। ये सब चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो शहर बनता है। ऐसी जगहें जो सारी रात खुली रहती हैं और शहर में रहने वाले राइटर्स और पोएट्स और फक्कड़ नौजवान, इनको कहीं बैठ के अड्डा करना हो, ऐसी जगह होनी चाहिए, वरना शहर नहीं बनता। नई दिल्ली में क्या है? इनमें से कुछ भी नहीं है। हाँ, एक मुर्दा एक जगह हो जाती है। शाम को 6 बजे के बाद नई दिल्ली बंद। जितनी भी हलचल है वो जब ही होती थी जब वो इंडिया गेट के पास लोग घूमते थे और ये होता, वो भी कम हो गया। हाँ। तो शहर, वो एक सिटी बैंक है, उनका एक स्लोगन है, द सिटी नेवर स्लीप्स। वो सिटी बैंक के बारे में तो मुझे पता नहीं, शहर कभी नहीं सोते, शहर हमेशा जागते रहते हैं। तो आप लखनऊ चले जाइए, आप इलाहाबाद चले जाइए, आप मथुरा चले जाइए, आप इंदौर चले जाइए, उज्जैन चले जाइए, शहर सारी रात जागता है। तो ये ज़रूरी है शहरों के लिए, और शहर बनने में सैकड़ों साल लगते हैं। 300-400 साल से पहले कोई जगह शहर नहीं बनती। मतलब अब हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, न्यूयॉर्क शहर है, वॉशिंगटन शहर नहीं है। वॉशिंगटन में सरकार रहती है, बस, शहर नहीं है। दिल्ली में, नई दिल्ली में क्या उत्पादन होता है?
नई दिल्ली में एक भी पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है। आपके पास पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है तो आप शहर कैसे हो सकते हैं? तो ये जो लगातार हम बिल्ड कर रहे हैं और उस बिल्डिंग के अंदर ये जो हम बिल्ड कर रहे हैं उसका इस शहर की जो निर्माण कला का जो ट्रेडिशन है उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। शीशा 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 और मेटल। डॉक्टर दिलीप सिवेन ने एक बार कहा था, जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात चल रही थी तो मैंने उनसे समझने की कोशिश की थी क्या मनोविज्ञान है, तो उन्होंने शायद नीचे को कोट करके कहा था और कहा था कि सम्राटों की प्रवृत्ति होती है कि वो पत्थरों में अपना नाम लिखाना चाहते हैं ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो जाए। तो वो भी एक चीज़ दिखाई देता है ना कि पत्थरों में नाम लिखाना, और जिन सड़कों में नाम लिखे हुए हैं किसी और के, उन्हें हटाना, ये जानते हुए बिना जाने कि वो क्यों लिखे गए वहाँ नाम, उनके नाम बदले जाने के पीछे विद्वेष के अलावा एक वो भी है इग्नोरेंस। मतलब और ये ऐसी इग्नोरेंस है कि और ये चल रही है। वो एक लोधी गार्डन है, तो 1937 में शायद वो लेडी विलिंगडन के इनिशिएटिव पे बना था वो, और उस तक एक सड़क आती थी जिसका नाम था साउथ एंड रोड। ओके। जो क्लैरिजेस होटल के गोल चक्कर से शुरू होती थी और लोधी गार्डन पे जाके ख़त्म हो जाती थी, लोधी गार्डन के नॉर्थ गेट पर। उसका नाम था साउथ एंड रोड। एक सड़क पश्चिम की तरफ जाती थी नई दिल्ली से, उसका नाम था वेस्ट एंड रोड। और वहाँ एक सिनेमा हॉल था जिसका नाम था वेस्ट एंड। ओके, इसलिए वो वेस्ट एंड रोड है। वो वेस्ट एंड रोड थी, उसके बराबर जो सिनेमा हॉल था उसका नाम वेस्ट एंड था। वो नई दिल्ली का पश्चिमी सिरा था। उसके बाद जो एक्सपेंशन हुआ उसका नाम हुआ वेस्टर्न एक्सटेंशन एरिया, WEA करोल बाग। हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद साउथ एक्सटेंशन बना। साउथ एक्सटेंशन क्यों है? साउथ एंड रोड के साउथ में था वो। ओके। अब आपने साउथ एंड रोड ख़त्म कर दी, उसका नाम राजेश पायलट मार्ग कर दिया। साउथ एक्सटेंशन कैसे है? हवा में लटका हुआ है, अधर में। विदाउट हैविंग ए साउथ एंड रोड, साउथ एंड हुए बगैर साउथ एक्सटेंशन का कुछ मतलब नहीं है। वेस्ट एंड सिनेमा और वेस्ट एंड सड़क का भी नाम बदल दिया होगा। उसके बाद वेस्टर्न एक्सटेंशन एरिया कौन से वेस्ट का एक्सटेंशन है? तो नाम जो हैं उनके साथ एक इतिहास जुड़ा होता है। नाम बदल के आप उस इतिहास को ख़त्म कर रहे हैं। नाम बदलने के पीछे जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपसे पहले का जो इतिहास है आप उसे इरेज करना चाहते हैं। लेकिन उससे आपसे पहले कुछ था ही नहीं, आप थे, उसके बाद इतिहास। ये आपका मेरा सोचना हो सकता है, पर वो एक बहुत स्ट्रांग सोच साथ में प्रमोट भी करते हैं कि वो शुद्धिकरण कर रहे हैं। राजेश पायलट वाले मार्ग के मामले में तो हमें खुद ही कह रहे हैं कि भैया राजेश पायलट ने होल्ड किया हुआ है एक्सटेंशन को, जहाँ वहाँ पर वेस्ट एंड रोड होनी चाहिए थी। लेकिन बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स आल्सो हैपनिंग, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बट मोर अर्जेंट इशू नाउ इज लाइक वेयर वी आर सिटिंग वेरी क्लोज बाय, वी हैव संजयवन, साउथ रिज, सेंट्रल रिज, नॉर्थ रिज। अभी मैं यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क एक वीडियो करने के लिए गया था तो वो लोग बता रहे थे। और इधर सेंट्रल रिज में ये जो ऑर्गेनिकली ग्रोन जंगल हैं, इनकी जगह एक कॉस्मेटिकल मोनोकल्चर प्लांटेशन लाने की जो चीज़ है, एज ए एनवायरनमेंट जर्नलिस्ट फॉर लास्ट मोर देन 2 decades आई कैन से दैट दिस इज लाइक क्रिएटिंग ग्रीन डेजर्ट। एब्सोल्युटली। मतलब संजय वन तो मेरे अभी तक समृद्ध है लेकिन नहीं है। अब नहीं है, अब नहीं है। एक साहब थे, वो रिटायर्ड फौजी अफसर थे और हमारे एक दिल्ली के पुराने लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके वो दोस्त थे। तो वो आए और उन्होंने कहा कि ये जंगल मेरा, मैं इसकी देखभाल करूँगा। मैं स्कूल के बच्चों को लेके आऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। और उसमें जंगल का जो हाईएस्ट पॉइंट था वो उन्होंने उन LG साहब के नाम, उस जगह का नाम रख दिया, वॉट एवर पॉइंट, जो भी LG साहब का नाम था उनके नाम पे वो कुछ पॉइंट बन गया। उसके बाद उन्होंने वो करना शुरू किया जो आर्मी कैंटोनमेंट में होता है। ये गांव, ये जंगल है, इस जंगल में खरपतवार है, दुनिया भर की झाड़ियां हैं और इन सारी, और बड़े पेड़ हैं, उसके नीचे छोटे पेड़ हैं और उसके नीचे
प्राणी रहते हैं, छोटे छोटे घास हैं और दुनिया भर के छोटे छोटे हर्ब्स हैं, उनके नीचे एक पूरी दुनिया आबाद है। उसमें कीड़े हैं, उसमें बीटल्स हैं, गीदड़ है, चूहे हैं, और उसमें वो चिड़ियां हैं जो इनको खाती हैं, जो अंडर ग्रोथ की बर्ड्स हैं, वो सब वहाँ रहती हैं। वहाँ पे वो पेड़ हैं जिनके फलों को नीलगाय खाती है। और ये पूरा का पूरा जंगल इस तरीके से है, उसको आपने प्रिजर्व कर लिया। इन्होंने आके सिस्टमेटिकली जो अंडर ग्रोथ थी वो कटवाई और वहाँ पे घास बोना शुरू की, दूब, और स्लोप्स क्लियर किए और उसके ऊपर घास बोई, बेंचें लगाईं, बदरपुर बिछाई लोगों के वॉक करने के लिए। और उसके बाद दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि हम यहाँ पे नाइट टाइम सफारीज़ करेंगे। मैं इसी इलाके में रह रहा हूँ बहुत दिनों से, पहले मैं उधर था कटवारिया सराय में। तो मैंने संजय वन के अंदर एक साथ 30 से ज़्यादा नीलगाय का झुंड गिना है। इतनी नीलगाय थी यहाँ पर। अब आप अच्छनी के मोड़ पे शाम को जाके खड़े हो जाइए, वहाँ रेस्टोरेंट बन गए हैं, रेस्टोरेंट का फूड वेस्ट वहाँ फेंका जाता है, वहाँ नीलगाय खड़ी उसको खा रही होती है, क्योंकि जंगल में जो उसका खुराक थी वो सब ख़त्म हो गई है। और ये क्या ज़रूरत है आपको इन सारे जंगलों को, जो वो लोग जो कार में बैठ के वहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, उनके लिए आपको इस नेचुरल फॉरेस्ट को सिविलाइज और जेंट्रीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं वो उनके सोसाइटी के अंदर बाग हैं, उनको ज़्यादा जगह चाहिए तो नेहरू पार्क चले जाएं, लोधी गार्डन चले जाएं, इंडिया गेट के लॉन्स पे चले जाएं, ऐसी बहुत सारी जगहें उनके लिए हैं। ये जो छोटे छोटे जंगल बचे हैं जहाँ पे हमारी जो कुछ वाइल्ड लाइफ है, यहाँ सियार हैं, यहाँ पर खरगोश हैं, यहाँ हेजहॉग्स हैं, सेही है, नेवले हैं, सांप हैं, इनको कहीं रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? और दूसरी चीज़ ये बायोडाइवर्सिटी में इनका अपना, हर किसी का अपना रोल है ना, कि कई प्रजातियां, प्लांट प्रजातियां तभी विकसित होती हैं जब वो एक पर्टिकुलर चिड़िया उसे खा के बाहर निकालती है अपने शरीर से, अदरवाइज वो कभी ग्रो ही नहीं करेगी। जैसे काफल का पेड़ है हमारे पहाड़ में, उसके जैसी दूसरी प्रजातियां होती हैं वो इसी तरह से होती हैं। और ये तभी बात समझ में आती है, एक साइंटिस्ट ने मुझे कहा था कि अभी कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन होता है, जैसे ग्रेट निकोबार की बात चल रही है, तो उसके बदले हरियाणा में पेड़ लगाए जाएंगे। कई फॉरेस्टर क्या करते हैं, उनको कोई ज़मीन ही नहीं दिखती, वो कहते हैं ग्रासलैंड है यार, ये बंजर ज़मीन है इस पर ग्रासलैंड इटसेल्फ इज इकोसिस्टम। जो चीता है जिसको कूनों में लाके बसाया गया, एक्चुअली दे शुड हैव टेकन इट टू ए ग्रासलैंड, क्योंकि वो ग्रासलैंड का प्राणी है। तो ये सारी चीज़ें तब समझते हैं जब लोग उस तरह से एक्ट करें, जब साइंस के हिसाब से, लेकिन वो होता नहीं है। एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो थीम पार्क बना रहे हैं या हम कुछ और भी कर रहे हैं, तो उससे एक चीज़ ये भी हो रही है ना कि हम, जो आपने कहा कि जंगल को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हम एक बेवजह की कॉस्मेटिक चीज़ खड़ी कर रहे हैं, जिसके लिए ऑलरेडी आपने कहा कि यहाँ पर है सुंदर नर्सरी। सुंदर नर्सरी इटसेल्फ, इट्स ए वॉकिंग प्लेस, गुड वॉकिंग प्लेस, बट संजय वन can't be equated to Sundar Nursery. But the same is happening to Ridge also. हाँ, वो सब जगह ये कर रहे हैं। मतलब ये आप देखिए, एक ये पेड़ है जिसको विलायती कीकर कहते हैं जी, जिसे राजस्थान में बावड़िया कहते हैं। ये अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया, पहले बंगाल में और फिर ईस्ट कोस्ट पे गया और फिर अब ये सब जगह फैल गया है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा वो पेड़ है, जूलीफ्लोरा प्रोसिपस। ये पेड़ असल में कॉलोनाइज़र है। ये जहाँ उगता है, क्योंकि ये रेगिस्तान का, मेक्सिको से लाया गया था, रेगिस्तान का पेड़ है। यहाँ 30 इंच बारिश होती है, दिल्ली में 32-35 इंच बारिश होती है। मेक्सिको के जिस इलाके से लाया गया उससे बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर है। इसको इतना पानी मिल गया, ये तो फैल गया। ये अगर
40 फुट ऊंचा पेड़ होता है तो ज़मीन में इसकी जड़ें 40 फुट जाती हैं। ये सारा पानी सोख लेता है और ज़मीन में एल्कलॉइड्स छोड़ता है ताकि और कुछ उग ना सके। जहाँ जहाँ ये लग रहा है ये बाकी सारी नेचुरल वेजिटेशन को बर्बाद कर रहा है। जितने लोग एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं और उनके कोई कंसर्न है वो कह रहे हैं इस पेड़ को हटाने की ज़रूरत है, वो हमारी सारी वेजिटेशन को ख़राब कर रहा है। प्रदीप किशन 10 साल लगे हैं उसको। जोधपुर के जो किला है पैलेस, उसके 2 स्लोप्स से सारा का सारा ये साफ करके जूली फ्लोरा, और वहाँ कमाल हो गया है। सारी वेजिटेशन वापस आ गई है, नेचुरल वेजिटेशन, और सारे नेचुरल जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ लोमड़ियाँ वापस आ गई हैं, गीदड़ वापस आ गए हैं, बड़ी वाली मकड़ी जो गायब हो गई थी वो आ गई है, गिलहरियाँ आ गई हैं, बया आ गई है, पिद्दी आ गई है, पिदड़ी आ गई है, छोटी छोटी चिड़ियाँ जो घास में घोंसले बनाया करती थी सब की सब लौट के आ गई हैं 5 साल के अंदर। और आप इस जंगल में वो खेजड़ी की जगह आप ये लगाए चले जा रहे हैं। आखिर में मैं ये कहूँगा कि प्रकृति को ना कुछ बहुत छोटा सा एक नच चाहिए होता है, वो अपने आप डेवलप करते हैं अपने को। लेकिन हमारे यहाँ हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने ये आपके पास में ही है नीला हौज़, इसको बनाने में डॉक्टर CR बाबू के साथ काम किया, यासिर अराफात उनका नाम है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो चींटियों को आटा खिलाने की मूर्खता है, आके बहुत सारे लोग खिलाते हैं, तो वो उनके लिए एक मुश्किल है क्योंकि आप उनका अपना नेचुरल भोजन ढूंढने में उन्हें कठिन कर रहे हो। जैसे हमने पुअर गार्बेज मैनेजमेंट के कारण हम बंदरों की स्थिति होगी, बंदरों का पूरा खाने का पैटर्न ही बदल गया और वो क्या क्या खा रहे हैं। और अंकल नहीं, उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल चेंज हो गई क्योंकि वो उनकी कबूतरों की नन ऑफ दीज एनिमल्स रिप्रोड्यूस थ्रू द ईयर। ये सिर्फ मेट करते हैं बरसात से पहले और वसंत ऋतु से पहले, क्योंकि जब खाने को बहुत कुछ मिलता है इस दौरान मेट करते हैं। और इसीलिए जितने कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो भी इसी टाइम में मेट करते हैं, क्योंकि उनको फोल्स मिल जाते हैं, कमज़ोर बच्चे शिकार करने के लिए मिलते हैं। इसलिए शेर भी उसी हिसाब से मेट करता है, तेंदुआ भी उसी हिसाब से मेट करता है, लकड़बग्गा भी उसी हिसाब से मेट करता है। ये अपनी एक मिलियंस ऑफ ईयर्स में साइकिल डेवलप हुई है। लेकिन अब आप बंदरों को खिलाए चले जा रहे हैं, बंदर सारे साल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है। देन इट्स अ विशियस साइकिल। बिफोर वी क्लोज इट, थोड़ा सा आखिर में आपसे थोड़ा भोजन के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस संदर्भ में भोजन के बारे में तो आपने बहुत कुछ बताया है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया है, खाने के बारे में बताया है आपने, लेकिन मेरी चिंता अभी यह है सर कि भारत में रसायनों का प्रयोग बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और उसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इंडिया के पास कोई पेस्टिसाइड मैनेजमेंट एक्ट नहीं है। 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार एक एक्ट का ड्राफ्ट लाई थी और फिर ये मोदी जी के सरकार के टाइम पे भी आया, तो 2-3 बार वो कानून आया लेकिन पास नहीं हो पाया। एक देश में जहाँ इतने हैजार्डस पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं वहाँ देयर इज़ नो एक्ट एंड वी आर रेगुलेटेड बाय ए लॉ ऑफ 1967, इट इज़ कॉल्ड इंसेक्टिसाइड एक्ट, और बहुत ही कमज़ोर कानून है, उसमें कोई पीनल प्रोविज़न भी नहीं। खाने के बारे में आपने इतना जानकारी है, ये आपको लगता है कि आज खाने का बहुत बड़ा संकट है, हर ओर से शरीर में जहर ही जा रहा है? नहीं, मतलब मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ कि मेरी अपनी याद में वो सारे फल और सब्जियाँ जो हम बहुत शौक़ से खाया करते थे और उसमें से बहुत सारे हम कच्चे खाया करते थे जी। उनका मज़ा ख़त्म हो गया है। ओके। उनका लुक एंड फील बदल गया है। अब सारे साल फूल गोभी मिलती है, वो सफ़ेद रंग की होती है। फूल गोभी कभी सफ़ेद नहीं होती थी, वो येलोइश होती थी जी। उसको अब क्योंकि वो देखने में अच्छी लगनी चाहिए, बिल्कुल, उसके अंदर आप पता नहीं क्या क्या केमिकल्स डाल रहे हैं। और इन सारे मतलब ये जो अभी जो मार्केट में अभी जो आम आया है बैगनपल्ली, जो आंध्रा का आम है, इसमें से आप आम उठा लीजिए और सिर्फ यही नहीं, कोई भी आम आप उठा लीजिए, 100 में से 95 आम जो हैं उसके अंदर कार्बाइड की स्मेल आती है।
और कार्बाइड क्या नुकसान पहुंचा रहा है हमको, हमारे जिस्म को, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों ये इंश्योर नहीं किया जा सकता? गवर्नमेंट ओन्ड मंडियां हैं, ये क्यों इंश्योर नहीं कर सकते कि हर आम के पेटी के अंदर एक कार्बाइड की थैली पड़ी होती है? वो कच्चे आम को तोड़ते हैं, उसमें कार्बाइड डाल के पैक करके भेज देते हैं, जब तक वो वहाँ से बम्बई से दिल्ली पहुँचता है वो पक चुका होता है। और अगर उसी दिन खोल के बिक ना जाए तो 2 दिन में सड़ जाता है। तो ये किसी को फिक्र नहीं है, क्योंकि जो कंपनियां हैं जो ये सप्लाई कर रही हैं, ज़्यादातर मल्टीनेशनल्स हैं, जो ये केमिकल्स हमारे खाने में डाल रही हैं, हमारे खेतों में डाल रही हैं, हमारी फसलों में डाल रही हैं। मतलब इस पर तो बहुत साल पहले एक स्टडी हुई थी, कश्मीर में मलेरिया नहीं था। जब हमने वो डल और नगीन और वुलर के किनारे के जो स्लोप्स हैं, वहाँ पे ट्रेडिशनली हज़ारों साल से चावल की खेती हो रही है, हमने हाई यील्डिंग वैरायटी राइस इंट्रोड्यूस किया, जिसको फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। पौधे उस सारे फर्टिलाइज़र को फिक्स नहीं कर सकते। पहाड़ी ढलान है, वो अनयूटिलाइज्ड फर्टिलाइज़र बह के डल में, नगीन में और वुलर में आ गया। इन तीनों लेक्स के अंदर पानी में इतनी वेजिटेशन हो गई कि हर जाड़े में तीनों लेक्स जम जाती हैं। उससे पहले इन तीनों लेक्स के अंदर एक बहुत छोटी सी मछली होती थी, गपी, जो सिर्फ मच्छर के लार्वे खाती थी। अब यहाँ वेजिटेशन हो गई, गपी मर गई बिकॉज पानी में इतनी ऑक्सीजन नहीं बची, और मच्छर हो गए, और अब कश्मीर में मलेरिया है। बिल्कुल, ये लार्वा वाला साइकिल, ये ग्रीन, ये फर्टिलाइज़र बिना सोचे हुए इस्तेमाल करने का ये नतीजा है। और कहाँ कहाँ क्या क्या इसके नतीजे निकल रहे हैं। कितने बच्चे जिनके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े, ये पूरे भोपाल के आसपास हो रहा है, नहीं हो रहा है, जादूगड्डा में हो रहा है, जहाँ हम वो जो हमारे न्यूक्लियर पावर सेंटर्स हैं, उसका जो सलरी है वो वहाँ फेंकी जाती है, और वो खेतों में फैली रहती है और फिर हवा में फैल जाती है। तो ये इतने बुरे तरीके से हो रहा है, किसी को फिक्र नहीं है। अब जितने हैंडफुल एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो शोर करते रहते हैं, कौन सुन रहा है उनकी? दोज हु आर इन पोजीशंस ऑफ टेकिंग डिसीजंस, उन्हें फिक्र ही नहीं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और जो आपने बात कही, ये हमारे जो पावर प्लांट्स हैं, अगर आप सोनभद्र के इलाके में जाएं तो वहाँ पर रेणुका नदी जो है वो पूरी तरह से, उसमें जैसे कोई बहुत पेस्ट बह रहा है, वो पूरा आया, और वो इतना ख़तरनाक है, वहाँ सारी मछलियाँ ख़त्म हो गई, वहाँ के लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ हैं, वहाँ की हवा ख़राब है। और सबसे जो अफसोस की बात यह है कि ये सबसे जो कमज़ोर, जितना आर्थिक रूप से आप कमज़ोर होंगे उतना ज़्यादा आपको चोट पहुंचेगी, जाहिर है, आपकी खुराक भी नहीं है ना, शरीर को लड़ने की ताकत नहीं है उससे। पर सर, बातें तो आपसे बहुत की जा सकती हैं, पर थैंक यू सो मच। आई मीन, यू स्पोक टू मी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की जो कंसर्न है वो आप भी उसे समझते हैं दिल्ली को लेके। वो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि दिल्ली को हर तरीके से, चाहे उसकी ऐतिहासिक रूप से हो, चाहे उसकी जो हेरिटेज जो बनी हुई है वो है, और चाहे उसका इन्वायरमेंटल है, वो ख़त्म किया जा रहा है। तो हम आज सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं सोहेल हाशमी जी से बात करके, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और इस पर चेतना जागृत होगी, और आपका पर्यावरण बचेगा तो आपकी इकोनॉमी भी बचेगी, आपकी हेल्थ भी बचेगी। उसकी एक कॉस्ट है अपने आप में, एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो एसेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करें, कमेंट करें, और बताइए आप क्या इसमें और इस तरह के कार्यक्रम चाहते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और हो सके तो आप इसके मेंबर भी बने, क्योंकि जब आप मेंबर बनते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और ऐसे काम कर सकें। जल्दी एक नए वीडियो के साथ हम फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।